क्या आपको पता है वो कौन से दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो दो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे और वो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ही साल में एक ही डिस्कवरी की, और वो ये कि जब एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो कमेंट करें, नहीं तो वीडियो के एंड तक इंतजार करें। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux a maximum? For what orientation is the flux a minimum? एक लूप है हमारे पास और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। हम लूप को किस तरह रखें, किस रुख रखें कि उसमें मैक्सिमम फ्लक्स हो, किस तरह से रखें कि मिनिमम फ्लक्स हो। सो पहला हमारा क्वेश्चन है कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए लूप की कि उसमें फ्लक्स मैक्सिमम हो। तो इसका जवाब है कि जो लूप है उसको हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखना होगा, तब जाकर उसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स पैदा होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ है, साथ 0 डिग्री भी, इसका क्या माजरा है? यहां आप देख लें, यहां जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और उनके रास्ते में हम यूं लूप को रख रहे हैं। तो लूप का जो एरिया होगा, डायरेक्शन होगा, वो आपको पता है नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो वो जो ए बन रहा है उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो लिहाजा दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गई, तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा, और इसमें थीटा की जगह क्या लगेगा? 0 डिग्री। तो फिर कॉस 0 पे क्या होता है? 1, और 1 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं साइन कॉस और थीटा, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है? 1। और इस तरह जब ये मैक्स यानी 1 आ जाए तो समझ ले कि ये सारी जिस इक्वेशन में भी लगी हुई है उसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। सो बी ए इंटू 1 बी ए, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था कि किस रुख रखें कि फ्लक्स मिनिमम हो? तो इसका जवाब है पैरेलल। भाई अगर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखेंगे तो जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उस सूरत में उस लूप के अंदर से कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गुजर रही, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स की जो तादाद होती है वही बेसिकली फ्लक्स बताती है। तो आप जब पैरेलल रखते हैं ऐसे पैरेलल, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो भी ऐसे हैं, तो इस सूरत में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एंगल बन रहा है, जो ये डायरेक्शन बन रहा है एरिया का, वो टॉपवर्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। और दूसरी सूरत में चूंकि उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स बहुत कम पास कर रही है, बल्कि कोई भी नहीं पास कर रही, तो जो फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या है? बी ए कॉस थीटा। आपकी बार थीटा की जगह 90 डिग्री और कॉस 90 पे 0, और इस तरह बी ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज मिनिमम। एक चीज जाते जाते बताते चलो जल्दी से कि कॉस 90 पे 0, साइन 90 पे 1, इसका उलट कर ले। साइन 90 पे जो साइन 0 पे 0 और कॉस 0 पे 1 होता है, यानी ऑपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि भाई एक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाती है जब भी वो किसी कंडक्टर में से पास करती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट की डेफिनेशन भी दे रहा है साथ साथ, फिर बता रहे कि अगर चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हों तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 2 सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस? तो इसका आंसर है फॉर चार्जेस एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। जब चार्ज रेस्ट पे होंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होने वाला। यहां देख लें, एक कॉइल है, बल्कि सोलिनॉइड है, इसको हमने करंट दी है, तो इसमें से जब करंट पास करती है तो ये ब्लू कलर्स के जो आपको लाइंस और सर्कल नजर आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो ब्लू मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बेसिकली किस वजह से बन रहा है? करंट की वजह से। इसका फार्मूला देख लें, एम्पियर्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसमें म्यू नॉट जो है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन इज द नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई जो है वो करंट है जो इस कॉइल में से पास कर रही है। अच्छा, अब चूंकि कहा जा रहा है कि जो स्टेशनरी चार्ज जब स्टेशनरी होगा देयर विल बी नो करंट, सो आई विल बी जीरो। तो जब आप आई की जगह जीरो रखेंगे तो म्यू नॉट एन मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। इससे पता चला, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हमें अंदाजा हो गया कि अच्छा भाई, जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस, कि जब वही चार्ज मूव कर रहा होगा, सर्किट के अंदर चल रहा होगा, तो क्या होगा। तो साफ नजर आ रहा है, ये जब करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही थी तभी ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब इस करंट को गायब करके देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। सो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक दोबारा से देख लें, जो फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल आई। और इसमें जो कैपिटल N है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल l जो है पर यूनिट लेंथ, और जो कैपिटल N स्मॉल n था वो क्या था, बेसिकली कैपिटल N ओवर L, इसीलिए उसको मैं क्या कह रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दैट्स इट। Question number 3. Describe the change in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I if number 1, the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same, and number 2, the number of turns is doubled but the length remains the same. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा ये एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स में भी आ चुका हुआ है। क्वेश्चन जरा समझ लें, हम एक सॉलिनॉइड को के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसमें से करंट पास कर रही है आई। अच्छा, अब हम सॉलिनॉइड की जो लेंथ है उसको डबल कर रहे हैं, लेकिन जो टर्न्स हैं वो उतनी है, तो क्या होगा, फिर हम उसकी जो टर्न्स है उसको डबल करते हैं, लेंथ उतनी ही रहती है, तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि बाय एम्पियर्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा से वही जो फिगर डायग्राम हमारे पास आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है एम्पियर्स लॉ का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन ओवर एल आई, क्योंकि मैं इस स्मॉल n की जगह क्या रख रहा हूँ, कैपिटल N ओवर एल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेंथ को डबल कर रहे हैं जबकि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम है, यानी केस 1 क्या बना, L इज इक्वल टू 2L, जबकि N क्या है, सेम। तो इस फार्मूले में N की जगह N ही रहेगा, जबकि ये जो L है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2L। तो जरा देख लें, B प्राइम यानी बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर 2L आई, ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, इक्वेशन से ही बाहर हम ले आए, तो 1 ओवर 2 म्यू नॉट N ओवर L आई सेम एज इट इज आ गया। अब ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा ये क्या है, B यानी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, तो B डिवाइडेड बाय 2, तो जो इसका मतलब है कि अगर लेंथ को डबल कर दे जबकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। केस नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ रिमेन्स द सेम। अब की बार हम टर्न्स डबल कर रहे हैं जबकि लेंथ उतनी है, यानी केस 2 में क्या हो गया, n की जगह 2n, L सेम एज इट इज। तो दोबारा ये वाली जो इक्वेशन है इसमें B प्राइम ये बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट n की जगह 2n, L एज इट इज I, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ गया, इक्वेशन के बाहर आ गया, और बाकी को ब्रैकेट कर दिया हमने, म्यू नॉट n ओवर L I। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा ये क्या है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, तो साथ क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ को डबल करें तो नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें, लेंथ सेम रहे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि अगर हम दोनों चीजों को डबल कर दें या दोनों चीजों को हाफ कर दें, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को भी और नंबर ऑफ लेंथ को भी डबल कर दें, एक साथ डबल करें या एक साथ हाफ करें, तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर भी बताता चलो कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा अगर हम डबल करते हैं या हाफ करते हैं, तो इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स in a positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या होगा, एक प्रोटॉन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है।
तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा और क्या प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी। अच्छा जी, फार्मूला जो है फोर्स का जो प्रोटॉन के ऊपर लगेगी उसका फार्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी। इसमें E प्लस है तो ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, V उस प्रोटॉन की वेलोसिटी है, जबकि B मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो मूव कर रहा है, और F वो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है। अच्छा, अब दोबारा से देख ले प्रोटॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये देख ले, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन को शो कर रहा है, और ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नेगेटिव Z, यानी Z यहां, ये देखिए Z ऊपर की तरफ है, जबकि ये जो पर्पल कलर की जो लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नीचे की तरफ, नेगेटिव Z एक्सिस की तरफ। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, फार्मूला तो हमने रख दिया, अब हमें राइट हैंड रूल लगाना है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक V और B एक प्लेन हो गया। अगर आप फर्श की बात करें तो फर्श के ऊपर V और B एक प्लेन हो गया, तो जो तीसरा प्लेन होगा इस प्लेन की, ये जो प्लेन है, एक में x V आ गया जबकि दूसरे में B आ गया। तो तीसरी जो लाइन बच रही है इसमें, ये अगर लाइन हम यहां पे ले आए, ए यहां पे, तो एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तो तीसरी लाइन क्या बचेगी, प्लेन की y, और y क्या बन रहा है, फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये आप देख रहे हैं किस तरफ लग रही है, y एक्सिस की तरफ। तो बाय राइट हैंड रूल भी आप देख सकते हैं कि आप v को b की तरफ जब कर्ल करेंगे, यानी ऐसे कर्ल करेंगे, तो जो अंगूठा है उसका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, y एक्सिस की तरफ, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या था, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन। क्या वो जो प्रोटॉन है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ना भाई, उसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं आप, तो चूंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स की डायरेक्शन देखें, ये जो रेड कलर है यहाँ पे, ये किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो प्रोटॉन है इसकी डायरेक्शन राइट स्ट्रेट पाथ से बेंड होकर सर्कुलर पाथ में हो जाएगी, और वो y एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब एक और वजह भी है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और ये नॉर्मली स्ट्रेट पाथ जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है। तो भाई दो सवाल थे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसका आंसर है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। और दूसरा सवाल ये था कि जो प्रोटॉन है क्या उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो आंसर है नो, बल्कि प्रोटॉन जो है वो उसका जो स्ट्रेट पाथ था जो कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ था, अब वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite directions, what can you say about them? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड में यूं प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, जो ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट होते हैं, एक इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है, दूसरा इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। कहते हैं आप उन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि उनमें से एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन है, नेगेटिव मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब जरा फोर्स का फार्मूला देख रहे हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अच्छा, अब इसमें Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, इसको अब हम रिप्लेस करने वाले दो चीजों के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में Q को प्लस E के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस बी। और जब हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो Q रिप्लेस हो जाएगा माइनस E के साथ, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, तब तक हम जरा एक फिगर डायग्राम भी आपको बता दें। ये है वो चार्ज पार्टिकल जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट किस चीज को शो कर रहा है, आउट ऑफ द पेज, ऐसे आउट ऑफ द पेज, जबकि क्रॉस होता तो ये इनटू द पेज होता। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोजेक्ट चार्ज पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट किया है। और अगर इस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज ना होता, यानी जीरो चार्ज पार्टिकल होता, न्यूट्रल होता, तो स्ट्रेट पास कर जाता। और अगर इसका जो चार्ज है वो जीरो से कम होता, यानी नेगेटिव होता, तो ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करता। लेफ्टवर्ड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पाइरल्स काउंटर क्लॉकवाइज। ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज होता है। जबकि जो Q इज ग्रेटर देन जीरो किस चीज को शो कर रहा है,
चार्ज पार्टिकल इज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव है, यानी प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है इसके ऊपर लिखा हुआ मैंने, प्रोटॉन स्पाइरल्स क्लॉकवाइज। तो ये आप देख रहे हैं, ये राइटवर्ड क्लॉक जो है रोटेट हो रहा है। अच्छा, इधर से बात साफ हो गई कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों अपोजिट हैं, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। इक्वेशन बना के भी दिखा दी। इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो इनमें सिर्फ एक ही फर्क नजर आ रहा है, और वो है प्लस और माइनस का, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी दोनों चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर एक ही जैसी फोर्स लगती है, एक ही जितनी फोर्स लगती है। ठीक है, बस फर्क क्या होता है कि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है। सो वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज प्रोटॉन। एंड दूसरी वजह यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. Suppose that a charge Q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge Q? एक चार्ज पार्टिकल है Q, उसका नाम है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वेलोसिटी v के साथ। ऐसा क्यों है कि उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा? तो इसका जवाब हम पिछली वीडियो में वैसे बता चुके हैं। पिछले जो क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। उसका काम है स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देना। और याद रहे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। तो उस सूरत में वो कोई वर्क नहीं कर रहा होता, तो फिर उसका जो वर्क डन है वो क्या होगा? जीरो। अच्छा, अब इन सारी चीजों को जरा मैथमेटिकली देख लेते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है? एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बी के साथ लिखा छोटा सा, एफ के साथ लिखा छोटा सा बी जो है वो मैग्नेटिक का होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, अब यहां से जरा राइट हैंड रूल के मुताबिक जरा देख लें। राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो फोर्स होती है वो वी और बी दोनों का जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है ये जो फोर्स है ये v के साथ भी परपेंडिकुलर है और b के साथ भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है फोर्स का वेलोसिटी के साथ कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी वेलोसिटी बजाते खुद क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है वेलोसिटी के साथ किसी चीज का परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुई? परपेंडिकुलर। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये मैं बता रहा था कि जो क्लोज्ड पाथ होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट जहां से शुरू होता है वहीं पे आके दोबारा रुक जाता है। तो उसका जो एक क्लोज्ड साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट साइकिल में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया दैट इज जीरो। सो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एफ डी कॉस थीटा भी इसको लिखते हैं हम। एफ डी कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कॉस 90 पे पहले बताया जीरो होता है, तो इस तरह जो टोटल वर्क डन है एफ डी क्रॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो दिस मीन कि मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट डज नॉट वर्क। क्वेश्चन नंबर 7. If a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is zero? कुछ रीजन है, कुछ एरिया है, कुछ इलाका है, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल उसमें प्रोजेक्ट किया और सीधा गुजर गया। क्या इसका ये मतलब है कि उस जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं? तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कि वहां वाकई में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, सिरे से मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। और फोर्स के ना लगने की एक वजह यह है कि बी जीरो है। तो बी जो है इस फार्मूले में जब बी की जगह जीरो रखा, बाकी सारी चीजें वही हैं, चार्ज भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, एंगल भी है समथिंग। तो जब सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हो v के साथ तो ओवरऑल जो आंसर है वो कितना आएगा? जीरो। तो इसका मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि वहां मैग्नेटिक फील्ड सिरे से है ही नहीं है। जबकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। अच्छा, पैरेलल मूव करने का मतलब क्या है कि एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल मूव करने का मतलब है कि एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अच्छा, अब दोबारा वही फार्मूला लगा ले, एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन 0 डिग्री और या फिर 180 डिग्री। अच्छा, दोनों दफा क्यू वी बी साइन 0 पे भी और साइन 180 पे भी दोनों दफा 0 होता है। तो इस तरह जो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि
या तो सिरे से उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, इस वजह से फोर्स नहीं लग रही, या फिर चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके साथ पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा था और एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होने की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन? ऐसा क्यों होता है कि जब एक टीवी स्क्रीन के पास हम एक मकनातीस मैग्नेट लेके आते हैं तो स्क्रीन के ऊपर बनने वाली जो तस्वीर है वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है? तो इसकी सबसे प्राइम जो वजह है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो डी ट्रैक हो जाती है। जहां जाकर उसने स्क्रीन के ऊपर फॉल करना होता है उसकी बजाय कहीं और फॉल कर जाती है। इस वजह से वो जो स्क्रीन के ऊपर बनने वाली तस्वीर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अच्छा, अब ये है CRO। इसमें ये जो ग्रीन कलर का आपको जो सर्कल नजर आ रहा है ये बेसिकली स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसने जाकर फॉल करना है। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं, CRO, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। तो उसमें जो कैथोड रेज है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम्स। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से या किसी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक असर जो है लेते हैं। अच्छा, जब हम मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं, मैग्नेट को जब हम इस CRO के करीब लेके आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं इनके ऊपर मैग्नेट अपनी फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है। फोर्स क्या होती है? FB = QV क्रॉस B, जिसको हम B = QVB sin थीटा भी लिख सकते थे यूनिट वेक्टर n के साथ। अच्छा, अब चूंकि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं जिनको हम कैथोड रेज भी कह रहे हैं वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब भी कोई मकनातीस उनके करीब आएगा तो मैग्नेट की वजह से उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस वजह से वो डेविएट हो जाएंगे अपने असल पाथ से। सो दैट इज वाई कि स्क्रीन के ऊपर बनने वाली जो तस्वीर है वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, चेहरा कहीं होगा और बाकी बॉडी कहीं होगी। तो ऐसे ऐसे जो है वो हो जाता है। तो ये CRO के साथ होते हैं। अब तो खैर टेलीविजन जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब तो उनकी जगह LCD और फिर LED और TFT और बहुत सारे जो नए वर्जन्स हैं टेलीविजन के वो आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? एक्सप्लेन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक लूप हो और हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और ऐसे रखें कि वो रोटेट ना करे? एक्सप्लेन। यस, इट इज पॉसिबल। हम लूप को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं कि वो रोटेट ना करे। इसमें जो सारा जादू है वो किसका होगा? एंगल का। अगर हम जो टॉर्क का जो फार्मूला है, जो करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो टॉर्क होती है उसका जो फार्मूला लेंगे तो वो होता है टाउ = IBA cos अल्फा। इसमें I करंट को, B मैग्नेटिक फील्ड को, A उस लूप का एरिया और cos अल्फा उस लूप के एरिया का जो बेस है उसकी उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप है, ये इसको हम रोटेट कर रहे हैं। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी प्लेन का जो लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। दोबारा सुन ले, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब परपेंडिकुलर होगा यानी अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री। तो उस सूरत में वो जो लूप है वो रोटेट नहीं करेगी। उसकी क्या वजह है? ऊपर वाला फार्मूला देखें, IBA cos अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखा? 90 डिग्री, cos 90 पे 0, तो फिर IBA × 0 सारा कुछ 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह से रखें कि उसका जो प्लेन है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बने? 90 डिग्री। तो इस सूरत में उसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट्स इट। So the conclusion is that thus at 90 degree there will be no rotation in the loop. Question number 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि एक रीजन है, there is some region of space, ये चेक करने कि उस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, और आपके पास एक लूप है। आप उस लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? अच्छा, अब हम कैसे चेक करेंगे? उस लूप के अंदर रोटेशन के जरिए चेक करेंगे कि क्या उस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। अच्छा, जो
फिर पिछला जो टॉपिक था, क्वेश्चन था, उसी में से हम फिगर डायग्राम ले आए हैं। टॉर्क का जो फार्मूला है रोटेशन, जिसकी वजह से टॉर्क का दूसरा नाम रोटेशन है, तो फिर जो टॉर्क का फार्मूला है IBA cos अल्फा। अच्छा, ये एक बात तो तय हो गई है पिछली क्वेश्चन में कि 90 डिग्री पे कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, अब हम 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे, हम किसी और एंगल पे रखेंगे। तो अगर 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर लूप को रखने से वो लूप रोटेट कर गई, तो समझ लें कि उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर किसी भी एंगल पर लूप रोटेट ना की, 90 डिग्री पे तो करनी ही नहीं थी, अगर किसी और एंगल पे भी लूप को रखने से वो लूप जो है वो रोटेट नहीं कर रही, तो समझ लें कि उस रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस तरह से हम जो है एक लूप को यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू यूज द मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। एक केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग अलग करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई इसका आंसर है कि एक जो केमिकल होता है उसके जो आइसोटोप्स हैं उनको अलग करने के लिए हम उस एलिमेंट के जो जो एलिमेंट है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे, और उसके ऊपर जो लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से वो जो आइसोटोप्स होंगे वो अलग अलग करने में हम कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, अब ऐसा कैसे होगा? जब भी हम किसी एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवाते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है, जबकि दूसरी फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही होती है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली आ कहां से रही होती है? मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे जमीन की वो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रही होती है। इसी तरह किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस मैग्नेटिक फोर्स से मिल रही होती है। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला है QVB, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। अच्छा, अब दोनों तरफ से एक एक v कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा? QB = mv/r। अच्छा, ये जो QB है इसको r के साथ इंटरचेंज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? r = mv/qb। अच्छा, अब इसमें से वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीजों को कांस्टेंट रख दें तो बाकी मैस बचेगा। तो r जो है रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, यानी जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, दैट इज डिपेंडिंग टोटली ऑन द मैस। अच्छा, अब एक मैं आपको मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की एक क्वेश्चन दिखा दूं। यहां पे जो डिफरेंट मैसेस के लिए ये जो सर्कल है डिफरेंट बन रहा है। ये देखिए, एक पार्टिकल के लिए ये सर्कल बन रहा है जबकि दूसरे के लिए ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस पार्टिकल का मैस जितना कम या जितना ज्यादा होगा उसका जो सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है उतना छोटा या बड़ा होगा। तो इस तरह यहां पे और यहां पे कैस्केड ऑफ जो आइसोटोप है वो लग जाएंगे। एक ही मैस के जो आइसोटोप्स होंगे जिनका वो तमाम आइसोटोप जिनका मैस एक ही होगा वो एक जगह पे गिरेंगे, और जिनका मैस कम या ज्यादा होगा उनकी जो वो कैस्केड बनेंगे, वो जो छोटे छोटे जो उनके क्लस्टर्स बनेंगे वो डिफरेंट जगहों पे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर मैसेस। तो इस तरह हम चार्ज पार्टिकल्स को या केमिकल एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवा के उनके रेडियाई के हिसाब से, उनके चूंकि हर रेडियाई डिपेंड किस पे कर रहा है? मैस का। तो जब आइसोटोप्स के जो डिफरेंट मैसेज होते हैं तो जो डिफरेंट मैसेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट सर्कल्स के साथ डिफरेंट जगहों पे जाकर फॉल करेंगे। तो इस तरह हम उनको सेपरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दैट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Question number 12. What should be the orientation of current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum and minimum? Coil को हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस रुख रखें, ये पहले सवाल की जैसा है जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना इस एक्सरसाइज का, उसके सवाल की तरह है। उसमें फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम था, इसमें टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम है। तो किस तरह से हम अच्छा उसको रखें कि उसमें जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो और फ्लक्स मिनिमम हो। अच्छा जी, पहला सवाल ये है कि प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ ताकि फ्लक्स मैक्सिमम हो। इस फिगर डायग्राम को देख ले, ये है प्लेन और ये
जो प्लेन है, ये कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे बनेगा, तो वो प्लेन जो है वो पैरेलल है। तो इस सूरत में काज जो होगा वो कितना होगा, अल्फा जो है वो 0 डिग्री होगा, और जो टार्क है उसका फार्मूला क्या होता है, NIBA, कॉस अल्फा की जगह 0 डिग्री, कॉस 0 पे 1, तो इस तरह NIBA इंटू 1 NIBA, एंड दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम टार्क। इसी तरह मिनिमम टार्क कब होगा, जब प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो जो टार्क है दैट विल बी मिनिमम। अच्छा, इसकी फिगर डायग्राम भी देख लें। इसमें ये जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं और प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, तो जो कॉस है वो कितना बढ़ेगा, कॉस 90 डिग्री, ये चूंकि अल्फा जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो अल्फा 90 होने की वजह से cos 90 कितना होगा, 0, तो इस सूरत में NIBA into 0 and that equal to 0. So in this situation the flux will be minimum. Question number 13. A loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? अच्छा, एक लूप है हमारे पास, लूप ऑफ वायर, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के जो है अंदर सस्पेंड करते हैं। इस तरह से सस्पेंड करते हैं कि वो जो उसका जो प्लेन है वो पोल फेसेस के साथ पैरेलल है। अब उस कॉइल में से अब पहली दफ़ा हम DC यानी डायरेक्ट करंट पास करवाते हैं, फिर AC यानी अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं। क्या उसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगी? द आंसर इज नो। दोनों दफ़ा AC करंट हो या DC हो, कोई करंट कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाली। इसका जवाब भी हम पिछली जो इक्वेशन थी उसी में से लेके आएंगे। इसकी वजह यह है कि जो अल्फा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और जो टॉर्क का फार्मूला है IBA cos अल्फा, cos 90 डिग्री, cos 90 पे 0 होता है, और इस तरह सारा कुछ क्या हो गया, 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को दोबारा से देख लें फिगर डायग्राम की शक्ल में। यहाँ पे जो है प्लेन का जो लूप थी उसका जो प्लेन था दैट वाज पैरेलल टू द पोल फेसेस। अच्छा, पोल फेसेस हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दोनों पोल के फेसेस, ये कॉइल है और ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। तो जो कॉइल है वो दोनों पोल फेसेस के साथ पैरेलल थी, यानी तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितनी होगी, 90। तो इस सूरत में वो जो कॉइल है उसमें DC पास करवाएं, AC पास करवाएं, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाली, क्योंकि सारा कसूर किसका है, अल्फा 90 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14। Why the resistance of an ammeter should be very low? एक जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होनी चाहिए? बहुत ही मजे का सवाल है कि एक जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कम इसलिए रखी जाती है ताकि उसमें से मैक्सिमम करंट पास कर सके। अच्छा, इसकी वजह देख ले। एक एमीटर जो है, एक एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, और एमीटर को हम सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, सीरीज में लगाते हैं का मतलब है एक ही पाथ होगा। तो अच्छा, अब इसकी रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये लोड का काम करेगा और करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह अच्छी वैल्यू जो है, करेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाथ एक है, इसकी रेजिस्टेंस का कम होना जरूरी है। अच्छा, अब इस वजह से हम इसकी रेजिस्टेंस कम रखते हैं ताकि इसमें से मैक्सिमम करंट पास कर सके और हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वोल्टमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस को हाई क्यों रखा जाता है? तो इसका जवाब इसके जवाब से अपोजिट है। उसकी वजह यह है कि एक जो आइडियल वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस वैसे तो इनफाइनाइट होती है, और वो इसकी वजह ये होती है ताकि उसमें से कम करंट पास कर सके। और उसकी वजह, एक और वजह ये है कि जो वोल्टमीटर होता है वो एमीटर के बरअक्स पैरेलल लगाया जाता है। एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, जबकि वोल्टमीटर जो है ये पैरेलल लगाया जाता है। वोल्टमीटर है क्या? पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, और वोल्टमीटर को सर्किट के अंदर पैरेलल लगाया जाता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है वहां दो पाथ होंगे। वैसे ही पैरेलल लगाने की वजह से एक और पाथ हो गया। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो सारी करंट इसके थ्रू पास कर जाएगी, और जो सर्किट है उसकी जो एक्चुअल करंट है वो मेजर नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है ताकि इसमें से बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर करंट पास करे और ये करंट को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सके, वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर कर सके। सो वोल्टमीटर इज अ वोल्ट मेजरिंग डिवाइस, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस,
और इसको हम पैरेलल लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं, जबकि एमीटर जो है ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, उसको सीरीज में लगाया जाता है और उसकी रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है। सो दैट वाज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और वो जो सवाल मैंने पूछा था कि वो कौन से 2 साइंसदान थे जिन्होंने एक ही साल में 2 मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हुए एक ही काम किया था, उसमें से एक था माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड में रहता था और एक था जोसेफ हेनरी जो यूएसए में रहता था। और इन दोनों ने एक ही साल में यानी 1831 में 1831 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब भी कोई कंडक्टर जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और उस ईएमएफ को हम चेक भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।